हाय एवरीवन। हेलो एरीन पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है हेलो बेंजीन का प्रिपरेशन देखे थे कुछ मेथड्स। आज अगला मेथड देखेंगे हम लोग हेलो बेंजीन बनाने का फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग को अलग से एक चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक में, वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे इस कंपाउंड के नेचर के बारे में। फिलहाल जानें कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं, तो पहले से ये बने हुए नहीं रहते हैं। रिएक्शन में जब इनका यूज होता है तो उसी दरमियान बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है तो उसके लिए नाइट्रस एसिड जो कि खुद एक अनस्टेबल कंपाउंड है। नाइट्रस एसिड भी पहले से लेबोरेटरी में बना हुआ नहीं रहता है क्योंकि वह ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रिक एसिड में। तो उसके लिए सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से करवा करके बनाया जाता है नाइट्रस एसिड। सो दिस HNO2 इज नाइट्रस एसिड। ऐसा तो नाइट्रस एसिड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन बताए कि नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, पहले से बना हुआ नहीं रहता है, तो उसको बनाना पड़ता है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसके जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। अब जो यह नाइट्रस एसिड बना, यह नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है एनिलीन से, अमीनो बेंजीन से या बेंजीनामाइन से, एक ही चीज़ है। ऐसा बेंजीन में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो एनिलीन कहलाता है। इसमें नाइट्रस एसिड HNO2 अलग से नहीं, या मिक्सचर लेना है, और यही HCl अगेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और यह जो सॉल्यूशन होता है एक आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है, ठंडा सॉल्यूशन, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर जनरली 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो यहाँ से बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2+Cl-+2H2O। दिस इज बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन, 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाइएजो, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए EM, बेंजीन डाइजोनियम, और Cl- को हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। शॉर्ट में इसको BDC लिखेंगे हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। कैसे हुआ यह रिएक्शन, तो मैकेनिज्म तो हम लोग इसका देखेंगे जब यह चैप्टर पढ़ेंगे उस समय, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जानें हम लोग कि यह जो एनिलीन है समवॉट बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। तो यह क्या करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और बनाता है एनिलीनियम क्लोराइड। ये बन जाएगा NH3+Cl-, एनिलीनियम क्लोराइड। और यह एनिलीनियम क्लोराइड जो है कंबाइन करता है किससे, नाइट्रस एसिड से। किस प्रकार से कंबाइन करेगा देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के साथ Cl- भी है। यह नाइट्रस एसिड से कंबाइन करेगा। नाइट्रस एसिड को हम लोग ऐसा दिखाएंगे, HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। तो ये आपस में कंबाइन करके ऐसे, तो यह बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड, इधर भी 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड, इस पे रहने वाला है प्लस, और इस Cl- हो जाएगा। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ से 2 मोल H2O एलिमिनेट हुआ ऐसा। तो यह जो रिएक्शन है एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में बदलने का, इस रिएक्शन को हम लोग डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या बताया कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप हेलो बेंजीन बनाओगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना होगा। पहले से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बने नहीं होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसीलिए हाइयर टेम्परेचर पे जनरली ये डिकम्पोज करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपको बनाना होगा, और वह कैसे बनाओगे, तो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाओगे एनिलीन से एट ए वेरी लो टेम्परेचर, आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है।
तो उसके लिए नाइट्रस एसिड भी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रस एसिड ना लेकर के आपको लेना होगा सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बनाएंगे, NaCl बनेगा, और यह नाइट्रस एसिड और HCl फिर जो है एनिलीन से कंबाइन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मीन्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन कैसे हुआ उसी को थोड़ा समझने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाए हैं कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसके चलते यह थोड़ा बहुत बेसिक नेचर का है, नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बट वेरी वीक बेस। सो दिस एनिलीन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन ऑफ HCl and get converted to anilinium chloride. Now this anilinium chloride combines with nitrous acid with the removal of 2 moles of H2O and converted to benzene diazonium chloride. अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, जितने हेलोबेंजीन हैं सबका फॉर्मेशन करेंगे। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम लोग क्या बना रहे थे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आइडो के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ ही नहीं रहे थे एनर्जी फैक्टर के चलते। लेकिन यह जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इसको आप चारों हेलोबेंजीन में बदल सकते हो, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साथ ही साथ आइडोबेंजीन। और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। तो सबसे पहला इसमें है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सो व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, here benzene diazonium chloride is taken, the reaction of benzene diazonium salt with cuprous halide, either cuprous chloride or cuprous bromide in the presence of corresponding halogen acid। कि यदि आप क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हो तो हेलोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा, यदि आप क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हो तो हेलोजन एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड लेना होगा। तो जब आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हो क्यूप्रस हेलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, तो हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। हेयर क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड एंड हेयर ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ N2। साथ ही साथ ये जो हेलोजन है वे भी यहाँ से निकलेंगे और वह हेलोजन कॉपर वगैरह के साथ कंबाइन कर सकता है। हेलोजन हाइड्रोजन के साथ भी है, कॉपर के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो बेंजीन रिंग में जो हेलोजन जुड़ रहा है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा, चाहे यहाँ ब्रोमीन जुड़ा, या किसका हेलोजन है, हाइड्रोजन का है या कॉपर का है, तो यह कॉपर का होता है, याद रखोगे। और यह बात कन्फर्म होता है इसके मैकेनिज्म से, और मैकेनिज्म को हम लोग डील करने वाले नहीं अभी, बस याद रखोगे कि सैंडमेयर रिएक्शन के दरमियान बेंजीन रिंग में जो हेलोजन जाकर के इंसर्ट होता है, जुड़ता है, वह हेलोजन कॉपर का होता है। तो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोबेंजीन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप करवाओ किससे, क्यूप्रस हेलाइड से, और जो क्यूप्रस हेलाइड लोगे वह घुला हुआ रहता है उसी प्रकार के हेलोजन एसिड में। माने क्यूप्रस क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वह घुला रहेगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड है तो वह हाइड्रोब्रोमिक एसिड में घुला हुआ रहेगा, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है आइदर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो क्यूप्रस के सॉल्ट होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। क्यूप्रस हेलाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड, दे आर रेडियली ऑक्सीडाइज्ड टू क्यूप्रिक हेलाइड्स। क्यूप्रस हेलाइड जो है अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, वे क्यूप्रिक हेलाइड में बदलते हैं, क्योंकि क्यूप्रिक आयन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है क्यूप्रस आयन से। तो ये क्यूप्रस सॉल्ट जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन में तो इसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को मॉडिफाई किया गया, एंड द मॉडिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड गाटरमैन रिएक्शन। Modified form is called Gaterman reaction. So the modified form of Sandmeyer reaction is the Gaterman reaction, and this Gaterman reaction involves the reaction of benzene diazonium salt with copper powder instead of cuprous halide
गाटरमैन टेकन कॉपर पाउडर नॉट क्यूपरस हेलाइट, हेलोजन एसिड होगा ही। उसी प्रकार से यहाँ भी HBr ले लो, तो जब HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और जब आप HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस गाटरमैन रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि इस बारी बेंजीन रिंग में वह हेलोजन जुड़ रहा है जो हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन सैंडमेयर में हम लोग देख रहे थे कि बेंजीन रिंग में वह हेलोजन जुड़ रहा था जो कॉपर के साथ था। तो दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट सेम बनते हैं, हालांकि गाटरमैन में प्रोडक्ट का यील्ड जो है कम होता है थोड़ा सैंडमेयर रिएक्शन की तुलना में, लेकिन यहाँ क्यूपरस सॉल्ट का इनस्टेबिलिटी के चलते जो है इसको मॉडिफाई करके गाटरमैन रिएक्शन लाया गया। प्रोडक्ट दोनों में जो है सेम बनते हैं। तो द कन्वर्सन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इनटू हेलोबेंजीन बाय रिएक्शन विद कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ ए हेलोजन एसिड इज नोन एज गाटरमैन रिएक्शन। तो आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन यह दोनों बहुत ही आसानी से बना सकते हो सैंडमेयर और गाटरमैन रिएक्शन का इस्तेमाल करके, यदि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अवेलेबल है तो अब आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेंगे? क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन के लिए चलो ठीक है, सैंडमेयर और गाटरमैन का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए भी जो है एक रिएक्शन है, इसमें फ्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे हम लोग। और उस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्स-सीमेन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाल्स-सीमेन रिएक्शन। क्या है यह रिएक्शन? तो इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लिए हो, इसका रिएक्शन सबसे पहले फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ से यह हेलोजन जो है मतलब Cl- हेलाइड आयन या जो भी नेगेटिव आयन यहाँ रहेगा वह सब्सटीट्यूट करेगा इस BF4- के द्वारा, यहाँ से बाहर होने वाला है। तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है N2+ BF4-। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बाहर क्या हुआ HCl, एंड दिस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इज अनस्टेबल व्हेन इट इज हीटेड, डिकम्पोजेस टू गिव फ्लोरोबेंजीन। F+ बाहर हो जाता है N2+ BF3। मतलब ऐसे समझने के लिए इसको दिखा सकते हो कि जैसे आप यह जो है इसको कुछ ऐसा करके आप दिखाओ, और बगल में BF4- है, ऐसा। देखो यहाँ बेंजीन में जो है कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्ड तो पोलर होगा ही, और इस बॉन्ड का टूटना फिर आसान हो जाएगा। और यदि इस बॉन्ड को आप तोड़ करके यहाँ से अलग करते हो इसको, तो एक स्टेबल N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। N2 इज द गैसियस मॉलिक्यूल एंड ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, सो दिस विल बी हैपन। तो ऐसा होगा, और जब यहाँ से हटेगा तो इस बेंजीन के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, तो यह BF4- का एक फ्लोराइड आयन आकर के यहाँ अटैक करेगा, और यह फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्लोरोबेंजीन में, ऐसा F, एंड ए वेरी स्टेबल N2 मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड along with BF3. So Ball-Seaman reaction. This reaction involves the treatment of benzene diazonium salt with fluoroboric acid, in which an intermediate product benzene diazonium tetrafluoroborate is formed, which being unstable when heated decomposes to give fluorobenzene along with the removal of a very stable N2 molecule as well as BF3. और इसी रिएक्शन को जो है हम लोग बाल-सीमेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब
क्लोरोबेंजीन हमने बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया सैंडमेयर और गाटरमैन रिएक्शन का इस्तेमाल करके, और फिर आपने फ्लोरोबेंजीन भी बनाया बाल्सीमन रिएक्शन का इस्तेमाल करके। तो अब बचा क्या, आइडोबेंजीन बचा। और आइडोबेंजीन बनाने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि उसमें डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जो है हीट किया जाता है पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन से, तो आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसको डायरेक्ट पोटासियम आयोडाइड के साथ आप हीट करो तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। ऐसा आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl इस पर। तो 4 रिएक्शंस से 4 अलग अलग हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कन्वर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाओगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन मीन्स बेंजीन में NH2, क्लोरोबेंजीन अभी बहुत सारे रिएक्शंस जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलना होगा, और उसके लिए क्या करोगे आप कि NaNO2 और HCl का मिक्सचर के साथ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो यह बदल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब चूंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप सैंडमेयर या गाटरमैन रिएक्शन लगाओ CuHCl तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार से यदि ब्रोमोबेंजीन बनाना रहता तो आप क्या करते, तो यहाँ HBr लेते। फ्लोरोबेंजीन यदि बनाना है सेम, तो यहाँ तक तो चलेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो आपको बनाना ही बनाना है। हाँ, इसको आप फ्लोरोबेंजीन में बदलना है तो आप इसको HbF4 के साथ हीट करो। उतना 2 स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं है, कन्वर्सन में डायरेक्ट हम लोग करते हैं। तो HbF4 के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। और जब आपको आइडोबेंजीन बनाना हो तो Ki के साथ हीट करो तो क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। तो ये 4 अलग अलग कन्वर्सन्स बनते हैं इस टॉपिक से। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से ना पूछ करके यहाँ से पूछे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबेंजीन में कैसे बदलोगे, क्लोरोबेंजीन में कैसे, आइडोबेंजीन में कैसे, या फिर एनिलीन से पूछा तो एक स्टेप जो है बढ़ जाएगा। तो इसी को याद रखोगे कि एनिलीन से आया तो पहले आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे, और डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही पूछा है तब तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रीजेंट याद रखने पड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी आप कन्वर्सन से डील कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब एक और मेथड हेलोबेंजीन बनाने का, नंबर 4, बाय हंसटीकर रिएक्शन। बाय हंसटीकर रिएक्शन, हंसटीकर रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा है हेलोअल्केन में कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाता है हेलोजन मेनली Br2 या Cl2 के साथ CCl4 सॉल्वेंट में, तो फॉर्मेशन होता है हेलोबेंजीन का। तो यदि आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, दिस इज सिल्वर बेंजोएट को आप हीट करो Cl2 या Br2 के साथ, CCl4, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr, हेलोअल्केन में हमने मैकेनिज्म देखा इस रिएक्शन का। और यदि इसी को आप Cl2 के साथ हीट करो CCl4 के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन, CO2 प्लस AgCl, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ ब्रोमोबेंजीन। ऐसा तो इस हंसटीकर रिएक्शन का इस्तेमाल करके भी आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, आसानी से बनेंगे दोनों।
इससे रिलेटेड कन्वर्सन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, तो बेंजोइक एसिड टू क्लोरोबेंजीन, कि बेंजोइक एसिड को आप क्लोरोबेंजीन में कैसे बदलोगे। तो फर्स्टली बेंजोइक एसिड को तो आप डायरेक्ट नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ बेंजोइक एसिड को पहले सिल्वर सॉल्ट में बदलो। AgO से रिएक्शन करवाओ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो यह बदलेगा पहले किसमें, सिल्वर सॉल्ट में। एंड दिस सिल्वर सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन में बदलना है तो आप हंसडीकर रिएक्शन लगा दो, बदल जाएगा क्लोरोबेंजीन में। तो कन्वर्सन बनाना मुश्किल नहीं, कन्वर्सन इज जस्ट लाइक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या क्या बात ध्यान में रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा प्रोवाइडेड है, फाइंड आउट क्या करना है, मतलब कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, बनाना किस कंपाउंड को है, स्ट्रक्चर दोनों का, इतना पता हो गया। उसके बाद आप सोचते हो फार्मूला कौन लगेगा, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर पता है तो आप सोचोगे रिएजेंट कौन लगेगा। तो जब तक पूरा थ्योरी उसमें कंप्लीट ना हो, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक, तब तक ना तो आप न्यूमेरिकल से डील कर पाओगे और ना ही कन्वर्सन से डील कर पाओगे। और जब न्यूमेरिकल और कन्वर्सन से आप डील नहीं कर पा रहे हो, मतलब केमिस्ट्री से आप डील नहीं कर पा रहे हो, एक इनऑर्गेनिक में आप क्या करोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो यही 3-4 मेथड्स थे हेलोबेंजीन बनाने के। अब इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन में जो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सभी लिक्विड्स हैं। जनरली प्योर हो तो कलरलेस लिक्विड, और हाइयर मेंबर के जो हेलोएरीन होते हैं, मैंने बेंजीन के अलावे कोई एरोमेटिक रिंग लेते हो तो दे में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑल्सो। क्योंकि हम लोग यहाँ हेलोबेंजीन की बात कर रहे हैं, तो हेलोबेंजीन्स आर मोस्टली कलरलेस लिक्विड्स। बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो है वेरिएबल होता है, कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ कि जब आप हेलोजन का मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ेगा, वो जनरल बात है कि बेंजीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोबेंजीन का, इससे ज़्यादा होगा, सॉरी क्लोरो के पहले फ्लोरोबेंजीन, इससे ज़्यादा होगा क्लोरोबेंजीन का, फिर इससे ज़्यादा ब्रोमोबेंजीन का, और सबसे अधिक आयोडोबेंजीन का। ऐसा इस प्रकार से यह बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, हेलोजन का मास बढ़ने से। लेकिन यदि डायहेलोबेंजीन हो, डाइक्लोरोबेंजीन, अब डाइक्लोरोबेंजीन में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या पारा डाइक्लोरोबेंजीन, तो वे रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें है पोलैरिटी ऑफ डाइहेलोबेंजीन। किसी भी कंपाउंड के पोलैरिटी को समझने के लिए पहले डायपोल मोमेंट समझना होता है। एंड डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एंड्स एल, म्यू इक्वल टू डेल इंटू एल। कि यदि कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच, बी यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो यह बी क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो इसके चलते इस पर आएगा नेगेटिव, इसके चलते आएगा पॉजिटिव। इस पे जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ए पे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ डेल, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ की बात करें जिसको दिखलाएंगे एल से, तो यह जो प्रोडक्ट है दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो जैसे आप मान लो कि आप लेते हो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, फिर आप ले लो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और लास्टली आप लो पारा डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज पारा डाइक्लोरोबेंजीन।
अभी जो ऑर्थो, मेटा और पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये तीनों के पोलैरिटी को यदि आप कंपेयर करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो किस आधार पे आप कंपेयर करोगे? तो देखो, बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन के बीच है बॉन्ड। बेंजीन का कार्बन और क्लोरीन में ऑब्वियसली क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यह बॉन्ड पेयर डिस्प्लेस करेगा क्लोरीन की तरफ। और यह जो वेक्टर हमने दिखाया, दिस इज कॉल्ड डायपोल वेक्टर, डायपोल वेक्टर। उसी प्रकार से इसका भी वेक्टर क्लोरीन की तरफ बनेगा। सेम यहाँ भी है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो इधर और एक वेक्टर बनने वाला है इधर, और उसी प्रकार से यहाँ बनेगा, ये डायपोल वेक्टर्स बनेंगे ऐसे। अब वेक्टर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, कि यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो तो उसके लिए एक रिजल्टेंट वैल्यू दिया जाता है, और वह रिजल्टेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि यह जो डायपोल वेक्टर बन रहा है, तो इधर जो इसका मैग्नीट्यूड है या μ1 है और इसका मैग्नीट्यूड μ2 है, तो ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, इधर मान लें दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर म्यू रिजल्टेंट, तो यह रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। हेयर कॉस थीटा इज इन्वॉल्व्ड, और कॉस थीटा के केस में आप जान रहे हो कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। मतलब जो कॉस का वैल्यू है वो देख लो एंगल बढ़ने से घट रहा है। 0 डिग्री पे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, और जैसे जैसे अब 0 से 90 की ओर गए, वैल्यू घट करके 1 से कहाँ पहुँच गया? 0। तो कॉस के टर्म में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ने से उसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ओवरऑल हम लोग को ये देख लेना है कि जो दो डायपोल वेक्टर्स बन रहे हैं, दो डायपोल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, हो जाएगा। तो जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो है, तो इसमें से ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं दिस वन, तो एंगल कितना होता है? 60। सारे एंगल 60 डिग्री हैं, सभी 60 डिग्री हैं ऐसे। तो यहाँ जो एंगल होगा दिस वन, ये दो डायपोल वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री होना है। यहाँ का जो एंगल होगा, तो यहाँ तक 60 और फिर 60 120, और यहाँ तो एकदम अपोजिट है 180 ऐसा। तो क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा एंगल बन रहा है, ज़्यादा सेपरेशन हो रहा है डायपोल वेक्टर का मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में, इससे ज़्यादा सेपरेशन हो रहा है पारा में, तो यूँ बोलो कि अपोजिट ही हो गया। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है डायपोल वेक्टर का। मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है, कार्बन क्लोरीन, देखो सब जगह कार्बन क्लोरीन के लिए ही वेक्टर बन रहा है। तो यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन चेंज करे, तो रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला हमने लिखा, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा अंडर रूट में। तो इसमें से एक चीज़ तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यदि दो डायपोल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो 180, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है म्यू, वह बराबर हो जाएगा किसका? 0 का। दिस वन इज 0। पारा डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कितना हुआ? 0। अब बचा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और क्या बच रहा है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो और मेटा में ज़्यादा किसका होना है? तो जिसका एंगल कम होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉस के टर्म में एंगल कम रहता है, तो वैल्यू उसका अधिक होता है। तो एंगल कम किस में भाई? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में। इससे ज़्यादा है मेटा में, तो उसका डायपोल मोमेंट कम होगा, या जो वैल्यू है ऑर्थो का 2.54 डिवाई और इसका 1.73 डिवाई ऐसा। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट 2.54 डिवाई, रिजल्टेंट जो है एक दूसरे को इन्फोर्स कर रहा है। मेटा में जो है 1.73 या 72 डिवाई हम लोग लेते हैं, जबकि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है वह 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, एग्जामिनेशन में पूछता है। तीनों को डायपोल मोमेंट के आधार पे अरेंज करने दे देगा,
या पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है और क्यों है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट 0 है क्यों, या पोलर नॉन पोलर के आधार पर पूछेगा कि तीनों में से सबसे अधिक पोलर कौन। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन होता है, जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे कम पोलर या यूँ बोलो कि नॉन पोलर कौन, तो नॉन पोलर कौन हुआ, पारा डाइक्लोरोबेंजीन हुआ। तो ऐसे करके जो है इसको आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह डायपोल मोमेंट का कंपेयर जो हमने किया डाइक्लोरोबेंजीन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से हेलोबेंजीन का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हुए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है हेलोबेंजीन के केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।